हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और मैं शॉर्ट्स में भी क्वेश्चंस अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वो भी चेक करते रहना, ताकि आपका शॉर्ट्स देखते देखते कुछ न्यूमेरिकल्स तो कवर हो ही जाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो रोटेशनल मोशन है, उसके अंदर जो स्टार्टिंग के बेसिक्स थे जो काफ़ी सर्कुलर मोशन से मिलते जुलते थे। पहले हमने कुछ वो पढ़ा, फिर हमने मेनली पढ़ा टॉर्क के बारे में कि टॉर्क कैसे लीनियर मोशन से रिलेट करता है, वो भी पढ़ा। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर चुके, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, तो प्लीज़ जाके वो पहले चेक करना। अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेनली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही टॉपिक रहने वाला है आज। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और होपफुली आज खत्म हो जाना चाहिए। अगर कुछ रहता है तो वो उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो वो मे भी हम लोग जो अगला वीडियो आएगा उसमें कराएंगे, बट थियरी हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज़ MI, मिशन इम्पॉसिबल। उसी टाइप से जैसे कि चैप्टर भी काफ़ी डिफिकल्ट है, तो दिस इज़ लाइक मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अच्छे से करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो सब इजी लगता है। बाकी ऐसे रोटेशनल मोशन के नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने अगर हम लोग रोटेशन की बात करें, ठीक है, हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें, तो हम लोग स्टार्टिंग से ना चीज़ें लिंक करते हैं। एनालॉगी, अगर मैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में एनालॉगी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो हमने सब चीज़ें लिंक करी। डिस्प्लेसमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिंक करा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। वहाँ पे फोर्स था, तो हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्या पढ़ा? टॉर्क पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जिस टाइप से लीनियर मोशन के अंदर जो रोल मास का होता है ना, जो रोल मास का होता है, वही रोल रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन के अंदर किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लिया ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इसके कोई भी एक्सिस ले सकते हो। देखो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एक्सिस के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई एक्सिस है, यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल m है, और इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? r। तो अगर मुझे सबसे पहले, तो जब भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ना, ये किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट होता है, किसी ना किसी एक्सिस। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें x डैश, तो हम लोग इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट x डैश, मैं इसको लिख देती हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मास और इनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस नहीं लेना है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना वही हमें लेनी है। तो कितना हो जाएगा? mr²। ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं किसी एक पार्टिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ तो दिस इज व्हाट? mr²। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है, फिजिक्स जो यूनिट फर्स्ट था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, कौन कौन से टाइप की होती है, तो उसी की एक टाइप में हमने पढ़ा था टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर, स्केलर, हमें नहीं पता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है। ये वैल्यू, ये डेफिनेशन होती है टेंसर की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में हमने इसको टेंसर इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर यहाँ पे ले रही हूँ वैल्यू अलग है, अगर और कहीं ऐसे वैल्यू ले रही हूँ तो वैल्यू अलग आएगी। तो अलग अलग एक्सिस के लिए इसकी वैल्यूज़ अलग होती है। वैल्यूज़ वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उन एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज़ अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इस एक्सिस के लिए लिया तो वैल्यू अलग, उसके लिए लिया तो वैल्यूज़ अलग, तो इसलिए कि टेंसर क्वांटिटी होती है। अगर मैं बात करूँ इसका यूनिट का, तो यूनिट क्या होगा? m×r²। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा kg मल्टीप्लाई बाय r², यानी मीटर²। kg मल्टीप्लाई बाय मीटर², ये हो जाती है इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये एकदम बहुत ही बेसिक सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन था। अब हमने ये फॉर्मूला कहाँ से डेराइव करा, कहाँ से लेके आए? देखो इसका ना कोई फिक्स, इसका जो एक्चुअल में जो रहता है ना डेरिवेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन हम लोग एक ईजी वाला मेथड ले सकते हैं। कैसे? देखो हमने ये भी बोला है कि हमें ये भी प्रूव करना है कि जिस टाइप से लीनियर मोशन के अंदर मास होता है, रोटेशनल मोशन में MI कैसे हुआ, तो हम लोग ये चीज़ भी इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F=MI। लीनियर मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें भी अच्छे से पढ़ा है। ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, दोनों ही टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। RF RMA।
आर एफ हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा, आर एफ यानी क्या होता है, टॉर्क हो गया। हम लोग कोई एंगल वगैरह की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो आर एफ क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क होता है टाउ, टॉर्क। आर एम ए, अब हम लोग क्या करते हैं, आर एम ए, अब मुझे इसको रोटेशनल मोशन में चेंज करना है, ठीक है, ये तो हमारे बात आ गई। अब हमें अगर इसको रोटेशनल मोशन की फॉर्म में लाना है तो हमारे पास एक रिलेशन है, ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास एक रिलेशन है ए इक्वल्स टू आर एल्फा, और ये अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन था, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं आर एल्फा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हुआ, एम आर स्क्वायर एल्फा हुआ। अब देखो इस एम आर स्क्वायर को हमने क्या बोला, आई बोला, लेकिन हम लोग उस पर आते हैं बाद में। सबसे पहले देखो एक रिलेशन था हमारे पास एम ए, और एक रिलेशन मेरे पास क्या है, टॉर्क। अब आप लोग इनके बीच में एनालॉजी लगाओ, ये टॉर्क है, ये फोर्स है, ठीक है। तो हमने बोला भी है कि जो फोर्स होता है वो लीनियर मोशन में होता है और टॉर्क किसके अंदर होता है, रोटेशनल मोशन में होता है। यहाँ पे हो रही है हमारा रिलेशन, हमारा लिंक एग्जैक्टली आ रहा है। अब देखो ये अल्फा होता है रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सीलरेशन, ये किसके अंदर होता है, लीनियर मोशन में। तो पीछे जो टर्म बची ना, यहाँ पे एम बची, तो इसका मतलब जो एम आर स्क्वायर है ना, वो अगर रोटेशनल मोशन में मास है ना, तो ये लीनियर मोशन वाला मास क्या होता है, एम। इस टाइप से हम लोग इनके बीच में लिंक बैठा सकते हैं। तो ये एम आर स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, रोटेशनल मोशन के अंदर वाला मास, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसी की वैल्यू क्या हो जाती है, आई। तो इसलिए यहाँ से आ जाता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, और इससे ये लिंक भी प्रूव हो जाता है जो लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन के अंदर होता है। तो इस टाइप से आप लीनियर मोशन को और रोटेशनल मोशन को लिंक कर सकते हो। इससे आपका एक फॉर्मूला भी आ गया, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो नेक्स्ट चीज कर लेते हैं हम लोग। देखो ये जो हमने बात करी ना, ये तो हमने किसकी बात करी, सिंगल पार्टिकल की, कि एक ही पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हम लोग ले रहे हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, आपको एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के क्रॉस आप लोग क्या निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। तो मैंने ये एक्सिस ले ली, लेट्स से इट इज एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एक पार्टिकल इधर m1, एक पार्टिकल इधर m2, एक पार्टिकल इधर m3, एक पार्टिकल थोड़ा दूर ले लेते m4, और क्या ले ले, एक पार्टिकल और भी ले लेते हैं m5, कि अब मुझे इस एक्सिस के थ्रू इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। पहले तो हमने सिर्फ एक पार्टिकल सिस्टम की बात करी थी ना, अब हमारे पास खूब सारे पार्टिकल्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही ले रही हूँ, मैनेजेबल है तो इतना ही ले रही हूँ। तो देखो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये m1 है तो इस डिस्टेंस को r1 ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को r2 ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को r3 ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, r4, और इस डिस्टेंस को ले लेते हैं r5, हो जाएगा। तो इस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस m5 r5 स्क्वायर। तो ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है ना, तो आपको उतना ज़्यादा इनको सबको सम करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या लेनी है, जो एक्सिस है ना उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है हमेशा। अगर ये मास इधर है ना तो ये डिस्टेंस आएगी, ऐसा नहीं है कि मास इधर हमने नीचे लिया तो नीचे से ही डिस्टेंस लेना है। अगर ये मास यहाँ कहीं होता है ना तो ये वाली डिस्टेंस आती है, लेनी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है हमें। ये तो हो गया ये। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो सिंपली आप इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हो, I इक्वल्स टू समेशन। समेशन हमने पढ़ा है, जब भी हम लोग सम बात करें और नंबर ऑफ जो समेशन है वो ज़्यादा है तो आप सिंपल से ही लगा सकते हो m r i स्क्वायर, और i कहाँ से 1 से लेके n तक। ये रिलेशन हमारा इन जनरल रिलेशन जो होता है ना वो रिलेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूलाज के अंदर। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले दिस इज आवर एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये भी L है, ये भी L है, ठीक है। इसको ले लो A B C, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। चलो ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम लोग, ओके। अब हमें निकालना है कि इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना इसको हम लोग ले लेते हैं y और y डैश। इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस सिस्टम का मास भी ले लो, इधर भी मास m है, इधर भी मास m है, इधर भी मास m है। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है y डैश एक्सिस के अक्रॉस एक्सिस के अबाउट। तो कैसे निकालोगे, देखो
सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आई वाई वाई डैश है तो वाई वाई डैश लिख दिया आपने। सबसे पहले आप इस मास को ले लो, ठीक है, ये मास m, ये मास m और ये मास m। इस मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, 0 डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। तो इससे एक और चीज़ प्रूव होती है, अगर मास जो है ना, कोई भी मास या किसी भी पार्टिकल के, जब हम लोग सिस्टम की बात करें या फिर हम लोग पार्टिकल ही लिखते हैं, इफ़ अ पार्टिकल इज passing through the axis of rotation, यानी जिस एक्सिस की हम लोग बात करें ना, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, अगर वो पार्टिकल उसी से क्रॉस करा, उसी से पास करा या उसी के ऊपर है ना, इफ अ पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0। अगर वो उसी एक्सिस से निकल रहा है, उसी एक्सिस को पास कर रहा है ना, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हो गया 0। इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस जो कि कितना है, l, तो ये हो जाएगा ml² प्लस, अब हम लोग बताते हैं इसके लिए मास तो m ही है सॉरी, मास तो m ही है, लेकिन डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है l/2, ये डिस्टेंस l/2 है, और हमें इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, तो ये कितनी हो जाएगी, l/2, तो ये हो जाएगा m और l/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml² प्लस ml²/4, तो विच इज 5ml²/4, ये आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए। तो इस टाइप से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बहुत ही इजी वाला सिस्टम है। अगर इसमें मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बताया कैसे आपको इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, तो इस टाइप से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी आएंगे जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब आगे करने वाले हैं। तो ये तो हो गया जब हम लोग को डिस्क्रिट सिस्टम दे रखा होगा ना, डिस्क्रिट का मतलब होता है अलग अलग पार्टिकल्स दे रखे एम 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 इस डिस्टेंस पे, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। अब एक वैल्यू आती है, एक टॉपिक आता है कि अगर हमें कंटिन्यूस सिस्टम दे रखा है, हमने सेंटर ऑफ मास में भी दोनों पढ़े थे। देखो, एक सेंटर ऑफ मास था जब हम लोग को अलग अलग सिस्टम दे रखे थे, और एक था कि हमको कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम दे रखा था, उसमें अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना था तो कैसे था। तो उसी टाइप से इसमें भी टॉपिक है MI ऑफ कंटिन्यूस मास बॉडीज। इसका मतलब ऐसी बॉडीज, ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स लिख दो, ऐसी बॉडीज ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, हमें नहीं पता कि इस पर्टिकुलर एरिया पे इतना ही मास है, हमें नहीं पता ये चीज़, एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मास का कि इस पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें नहीं पता कहाँ पे m है, कहाँ पे m1 है, कहाँ पे m2 नहीं पता। तो उसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसका टोटल मास m है, लेकिन इसके अंदर m ना इक्वली या फिर यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, कैसे भी बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे कहीं पे हमको अब इस बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जो हमने सेंटर ऑफ मास में भी करा था। आप कहीं पे बॉडी के ऊपर ले लो dx डिस्टेंस पे क्या ले लो, dm मास ले लो, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, i की जगह क्या आ जाएगा, di आएगा ना, छोटे वाले पार्टिकल, छोटी सी जगह के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना होगा, di और फॉर्मूला कितना हो जाता है, dm। अब हम लोग मास की जगह dm लिखते हैं, और डिस्टेंस कोई भी एक्सिस ले लो, फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है तो इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली, डिस्टेंस मान लो हमने r ले लिए, तो ये r², ठीक है। और अगर हमें पूरी बॉडी का निकालना है तो i इंटीग्रेशन ऑफ dm r², और जिस भी वैल्यू दे रखी होगी ना यहाँ पे d की फॉर्म में जो भी होगा उसकी हमें क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ से लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सबसे पहले रिंग का। तो रिंग क्या होती है, सबसे पहले 1 डायमेंशनल बॉडी लेते हैं। रिंग 1 डायमेंशन है ना, हम एक ही डायमेंशन में, ये मेरा हाथ है, ये एक ही एक्सिस है, चाहे x ले लो चाहे y ले लो, इसके ऊपर मैंने रिंग लग दी तो ये उसी एक्सिस को कवर कर देगी। अगर मैंने y लिया है तो ऐसे रिंग हो जाएगी, z लिया है तो ऐसे रिंग हो जाएगी। अगर मैं डिस्क की बात करूँ ना तो उसके अंदर ये एक्सिस भी होती है, साथ साथ में उसकी थोड़ी सी थिकनेस भी होती है, तो वो दूसरा एक्सिस भी लेती है, इसलिए वो 2D के अंदर आता है, लेकिन ये किस में आता है, 1D में। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रिंग है।
रिंग लिया। अब इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप एक्सिस कौन सी ले रहे हो। तो हमें लेनी है एक्सिस। हम लोग जब जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, ये हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर फिक्स है कि आपको लेनी पड़ेगी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वहां से निकलनी चाहिए, और उसके साथ साथ में क्या होनी चाहिए, उस मास के, उस बॉडी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास का होता है सेंटर में, यही होता है। तो यहाँ से सेंटर, देखो मैं ऐसे बना रही हूँ, इसका मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे बीच में से जा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं रिंग मानूँ ना, तो इसके बीच में है ये वाला केस है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये सेंटर से जा रही है, ऐसे जा रही है, और सेंटर ऑफ मास से भी निकल रही है, और परपेंडिकुलर है। देखो अगर ये रिंग बनी हो ना, तो ये कुछ ऐसे एक्सिस की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे तो बना नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ये क्या निकल रहा है, परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास के से पास हो रही है। ऐसा कुछ रिंग है, और ये ऐसे मैं बात कर रही हूँ, और चारों तरफ ये ऐसे रिंग है। तो इस केस के लिए हमें क्या करना है, तो अब देखो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो बीच में कुछ भी मास नहीं होता। रिंग है ना, मास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके सरकमफेरेंस पे होगा। तो सरकमफेरेंस पे हम लोग कोई छोटा सा मास ले लेते हैं dm, और इसकी डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, dx ले लिया। अब इससे इसकी डिस्टेंस निकालो। तो अब इस सरकमफेरेंस पे आप चाहे कहीं पे भी मास ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये जो डिस्टेंस है ना, वो तो फिक्स रहने वाली, जो कितनी होगी उसकी रेडियस के बराबर। क्या ये चेंज होगी, नहीं। हम लोग बीच में मास नहीं ले सकते, द रीज़न इस बीच में कुछ है ही नहीं, रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, वो सबके लिए क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और हमने बोल दिया है कि रिंग का टोटल मास कितना है, m है। अब अगर मुझे इसका निकालना है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस को ले लो आप, एक्स एक्स डैश कुछ भी ले लो, लेकिन ये बस सेंटर ऑफ मास से निकल रही है और परपेंडिकुलर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dmr², यही हमारा फॉर्मूला है। अब आप एक्सेस डिफाइन कर लो, यहाँ पे r है इन जनरल, आपको x में लेना है, y में लेना है, किस में लेना है, ठीक है। अब आप देखो I इक्वल्स टू dm, और ये डिस्टेंस r, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ले ली है r, ठीक है। लेकिन आप देखो ये सारे के सारे केसेस में ये सेम ही आर आर आर। अब हम लोग इसको रेडियस है ना, हम इसको कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे केसेस में क्या होने वाली है, कैपिटल आर स्क्वायर, यही होने वाली है। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू ना, क्या आर चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dm हो गया। अब आप देखो dm 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 dm, उसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन मतलब सम करना। और हमें पता है कि पूरी रिंग का मास कितना है, m है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं I इक्वल्स टू mr²। इसमें कोई भी बड़ा डेरिवेशन है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। सिंपल से आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे r सेम रहने वाला है, सारे केसेस में r नहीं चेंज होने वाला है। तो r तो बाहर आ जाएगा, r² बाहर आ जाएगा। फिर dm हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पूरा का पूरा जो रिंग है उसका ओवरऑल मास m है, और समेशन का मतलब टोटल करना ही होता है, तो I इक्वल्स टू mr² हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको रिंग का करना है। अब हम लोग बात करते हैं रॉड की। अब हम लोग बात करते हैं किसी रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। रॉड, मेटल रॉड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये हमारी रॉड हो गई, दिस इज आर रॉड। इसकी टोटल लेंथ ले लेते हैं, L है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें एक्सिस लेनी पड़ेगी। तो हम लोग सेम एक्सिस लेते हैं। कौन सी एक्सिस लेते हैं, वही एक्सिस में बार बार नहीं लिखूंगी। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रॉड का सेंटर ऑफ मास, जब इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो हमने ये पिछले जो चैप्टर पढ़ा है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें हमने ये प्रूव भी किया है कि अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एग्जैक्टली बीच में, नहीं L/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मतलब ये L/2 डिस्टेंस से निकल रही हो, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू व्हाट, dmr²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक ही एक्सिस की बात करें, हम लोग ले लेते हैं, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, तो हम लोग इसको dmx² कर लेते हैं, और ये ix हो जाएगा। अगर y में बात करें ना, अगर रॉड ऐसी है, तो अब IY इक्वल्स टू dmy² कर दूंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ओके, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास x तो ठीक है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि dm मास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा मास ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे छोटा मास dm और इसकी डिस्टेंस dx।
हो जाएगा। तो यहाँ पे dm एक्स स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ, कितनी है, यहाँ पे मैंने कहीं लिया है ना, ये डिस्टेंस x है, इसलिए मैंने इसको dm एक्स स्क्वायर लिया है। ये मैंने बाद में बताया, वो चीज़ ऐसा नहीं होगा। पहले आपको ये मास लेना पड़ेगा, छोटा सा मास dm dx लेंथ का, और इसकी डिस्टेंस इस एक्सिस से कितनी है, x, इसलिए हमने लिया है dm एक्स स्क्वायर। अगर ये y एक्सिस में होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लेते तो ये डिस्टेंस लेते तो वो y हो जाती। चलो वो कोई नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमारे पास लिमिट किसकी लगाए हमें नहीं पता, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें वही तरीका लगाना है जो हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं अगर इस पूरी रॉड का मास हमें गिवन है m, तो हमें पता है कि l लेंथ की पूरी रॉड का मास कितना है, कैपिटल M है। तो अगर इसकी लेंथ में 1 मान लूँ तो कितना हो जाएगा, m/l। और अगर मुझे dx लेंथ के लिए मास निकालना है तो कितना आएगा, m/l मल्टीप्लाई बाई dx। और dx लेंथ के लिए मास हमें पता है कितना है, dm। तो ये क्या हो जाएगा, dm इक्वल्स टू m/l dx। आ गया, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो सिंपली आप फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm कितना है, m/l dx एक्स स्क्वायर, या फिर i इक्वल्स टू m/l कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। चलो ये तो हो गया। अब हमें लिमिट लेनी है। लिमिट क्या ले सकते हैं, तो आप देखो हमें ये जो x डिस्टेंस है ना, ये वेरी हो रही है। कैसे हो रही है, या तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी या यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अगर इसको हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं ना, इसको हमने ओरिजिन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, आप इसको कर सकते हो -l/2 से +l/2। माइनस किस लिए लिया, बिकॉज हम लोग एक्सिस करते हैं ना, तो ये नेगेटिव एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, तो उसी टाइप से -l/2 और प्लस का l/2, ये लिमिट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे लिमिट ले लो, -l/2 प्लस का l/2 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं, वो तरीका नहीं, इसी को रहने देते हैं, -l/2 से l/2। अब आप लिमिट लगा के सॉल्व करो, m/l हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ /3, -l/2 से प्लस का l/2, तो i इक्वल्स टू m/l हो जाएगा। और ये लिख दो l³ 8 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अगेन l³/24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा l³/12, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, i इक्वल्स टू ml²/12। और ये हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अक्रॉस। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग इधर अभी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सिस का कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अभी हमने जो केस करा ना, वो हमने एक्सिस को कहाँ से निकाला, सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से निकाला। अगर मेरे को क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि हमें वन एंड, एक एंड पे, ठीक है, अब सेंटर से नहीं निकालना, किसी रॉड की एक एंड से, चाहे ये वाली एंड ले लो चाहे वो वाली एंड ले लो, एक एंड से परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है, तो उसके लिए हमें सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, सारी जो खिचड़ी है ना वो सेम टू सेम है, i इक्वल्स टू m/l x² dx। यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा जो हमने अभी लिखा है। चेंज जो होगा ना वो होगा लिमिट से। अगर हम लोग इसको ओरिजिन लेते हैं ना l इक्वल्स टू 0, तो ये वेरी कहाँ से हो रहा है, l तक, तो लिमिट लगानी l इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 से l। हमने यहाँ पे बीच में कहीं पे dx लेंथ का dm मास ले लिया, तो अब ये वेरी कहाँ से होगा, या तो मिनिमम से मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा l, और हमें मिनिमम मैक्सिमम में लिमिट लगानी होती है, तो 0 से l क्या हो जाएगा, x³/3, और ये 0 से l, तो i इक्वल्स टू m/l l³/3, ओह सॉरी l³, मैंने सही करा है क्या, l³/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml²/3, l से l ml²/3। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, i इक्वल्स टू ml²/3, और पहले कितना आ रहा था ml²/12। तो यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि एक्सिस का कितना फर्क पड़ता है। इस एक्सिस के लिए लिया तो ml²/12, इसके लिए तो ml²/3। तो एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग होती है, इसीलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अब हम लोग निकालते हैं, किसका निकाले हम लोग निकालते हैं डिस्क का, कि अगर हमें डिस्क का निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। तो जैसे ही हमने डिस्क की बात करी ना, ये 2D में आ गए हम लोग। अभी तक हम लोग 1D जो शेप्स थे ना उनकी बात कर रहे थे, अब हम लोग 2D की बात कर रहे हैं। तो डिस्क का केस कैसे होगा,
ये हमने ली है कोई, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये थोड़ी ऐसे ले लेते हैं बड़ी। दिस इज आवर डिस्क। यहाँ पे अपना मास, सॉरी ये मैंने क्या बना दिया, ये हमारी डिस्क है, ठीक है। इसके अंदर पूरे के अंदर क्या है, मास है, पूरे के अंदर मास है। अब हमें किस एक्सिस के लिए निकालना, सेम एक्सिस, सेंटर ऑफ मास को क्रॉस करके जाती हुई और इसके परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से जाती हुई। तो इस एक्सिस के लिए हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हो, तो ऐसे लिख देते हैं। इस एक्सिस के लिए आपको निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ, मैं ले लेती हूँ इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल ले सकती हूँ, एक छोटा सा। हमने ये कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। हमने सेंटर ऑफ मास से सारे जो कॉन्सेप्ट है ना ये कर चुके हैं, बस उसके अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना लेने वाला ये सेम है। तो अब इसको सबको हटा देती हूँ मैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमने लिया है डिस्क। अब डिस्क का निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक छोटा सा सर्कल ले लेते हैं, इसके अंदर dr इसकी थिकनेस होगी और ये होगा r रेडियस का। ओवरऑल इसकी पूरी रेडियस कितनी है, r है। तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है सेम dm/r², लेकिन dm की वैल्यू हमें नहीं पता। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक टर्म होती है सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, वो क्या होता है, मास अपॉन एरिया होता है। डिस्क का एरिया कितना है, πr²। अब मुझे इस छोटे से पोर्शन का एरिया निकालना है ना, dA, तो ये कितना हो जाएगा 2πr/dr। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो 2πr/dr, लेकिन यहाँ पे स्मॉल r लेना है, बिकॉज इसके लिए r की वैल्यू क्या है, स्मॉल r है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस रिंग को पूरा का पूरा खोल दो, ठीक है, छोटी वाली रिंग को खोल दो, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 2πr, थिकनेस कितनी है dr, तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाय dr। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हमारे पास एरिया क्या है 2πr/dr, तो हम लोग सिग्मा को लिख सकते हैं dm अपॉन dA। तो dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू 2πr/dr, ये वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, I इक्वल्स टू 2πr/dr सिग्मा r²। और यहाँ पे अब लिमिट लगानी है, ये r कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से स्टार्ट होकर कैपिटल R तक जा सकता है, तो इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से कैपिटल R। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा 2π कॉमन है, सिग्मा भी कॉमन है, पीछे क्या बचा r³ r³ बचा, हाँ r³ 0 से r। I इक्वल्स टू 2π, सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, सिग्मा इक्वल्स टू होता है m अपॉन πr²। तो सिग्मा की वैल्यू लिख दो यहाँ से, ये हो जाएगा m अपॉन πr²। 0 से सॉरी इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा r4/4, लिमिट लगा लो 0 से r। इसको आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2m अपॉन r², और इसकी वैल्यू हो जाएगी r4/4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, i हो जाएगा हमारे पास 2 से 2, ये हो जाएगा ½ mr²। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, डिस्क के लिए। तो इस टाइप से आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग एक केस और ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स बोलते हैं उनको, कॉन्सेंट्रिक डिस्क। यहाँ पे हम लोग डिस्क की बात करें ना, तो कॉन्सेंट्रिक डिस्क वो क्या होता है, देखो हमने लिया है ये ऐसा, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, और जो हमारा मास है ना वो सिर्फ इस एरिया में, समझ में आया, ये मास सिर्फ इस एरिया में। तो अब हमें इसी के सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है, उसके लिए हमें निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप कैसे निकालोगे, सेम हिस्ट्री है। आपको इसके बीच में कोई एक सर्कल लेना है, छोटा सा इसके बीच में ले लो। अब ये बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया, तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। पहले इंक डाल देते हैं, हमारी इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और इस टाइम पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखो प्रॉब्लम आना इज़ नेचुरल, क्यों नहीं आएगी प्रॉब्लम, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, मैं तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स दिए, सब में सेम का सेम रहता है, फिजिक्स कोई चेंज तो होती नहीं है। देखो ना, काफ़ी लोग, मुझे किसी ने नहीं बोला, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे यार सारे चैनल वाले सेम ही तो पढ़ाते हैं, इसमें अलग अलग क्या है। जो थियरी है, जो न्यूमेरिकल्स है, जो भी डेटा है,
वो चेंज नहीं होने वाला है। फिजिक्स तो जो बन गई अब कुछ नया आएगा तो वो आप लोग पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि नया नहीं पढ़ते हो, लेकिन वो बुक में आएगा तब की बात है। लेकिन जो भी है वो सब बुक्स में सेम है, कोचिंग में भी सेम है, डेटा थोड़ी चेंज होता है। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना है तो उसकी डेफिनेशन यही रहने वाली है, डेरिवेशन भी यही रहने वाला, मैं अपना खुद का नया डेरिवेशन नहीं लेके आ सकती हूँ। तो वो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। जो चेंज होती है ना वो होती है कि आपका पढ़ाने का तरीका, और किसी का भी पढ़ाने का तरीका ख़राब नहीं होता, मैं नहीं बोली, सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपना 100% देते हैं। तो जिसको जहाँ पे समझ में आए वो वहाँ पे पढ़े, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं, ये वाला केस है। ये जो रेडियस है हमको दे रखी है R1 और ये कितना है R2। R1 R2 हमें गिवन है। हमारा जो मास है ना सिर्फ इसके बीच में है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डिस्क वाला केस हो जाएगा, हम लोग बीच में एक ले लेती है छोटे सा सर्कल, यानी रिंग ले लेते हैं छोटी सी, और इसकी डिस्टेंस कितनी लेते हैं? इसकी डिस्टेंस लेते हैं R, और ये जो बीच का है ना ये कितना है DR, इसकी थिकनेस कितनी है DR। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, सेम फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल्स टू व्हाट dmr²। अब इसके अंदर जो चीज़ वैल्यू चेंज होने वाली वो है, देखो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एरिया कितना है? यहाँ पे एरिया है पाई R, बड़ा कौन सा है R2, पाई R2² माइनस पाई R1a²। एरिया यही होगा ना, बीच में कुछ भी नहीं है, जो भी है इनके बीच में, मतलब पाई R2², इस पूरे सरफेस का, पूरे डिस्क का एरिया माइनस ये वाला एरिया निकल जाएगा, तो पीछे ये बीच वाला एरिया बच जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। और अगर मुझे DA निकालना है तो DA तो सेम ही रहने वाला, आप इसको खोल के बड़ा कर दो तो 2πr dr, ये 2πr ही रह रहा है, और ये dr है, तो ये तो सेम ही रहने वाला 2πr dr, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू dm की वैल्यू रखनी है, तो dm क्या हो जाएगा सिग्मा DA, यानी सिग्मा DA कितना है 2πr dr, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R²। तो I इक्वल्स टू 2π सिग्मा, आप बाहर ले लो, और ये हो जाएगा R³ dr। अब लिमिट की बात करें तो लिमिट यहाँ पे कैसे लगेगी, ये R कितना, लिमिट का मतलब समझ रहे हो ना आप कि हम इस स्मॉल r को कितना वेरी कर सकते हैं, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी कहाँ से होगा, R1 से R2, यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ये डिस्टेंस कवर करेगा। ये कितना है R1 है, और ये कितना है R2, तो ये हो जाएगा R1 से R2, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करो। I इक्वल्स टू 2π, सिग्मा की वैल्यू कितनी है m अपॉन पाई R2² माइनस R1² हो जाएगा, ये हो जाएगा R4 अपॉन 4। और आगे सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2m R2² माइनस R1², ठीक है। और हम लोग लिमिट लगा देते तो ये हो जाएगा R2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस R1 की पावर 4 अपॉन 4 आ गया। अभी हम लोग ये हटा देते हैं यहाँ से, तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या आ जाएगा I इक्वल्स टू 2m R2² माइनस R1², ठीक है। और 4 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, और पीछे क्या बचता है R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, R1² प्लस R2² मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर माइनस R1² लिख सकती हूँ ना, बस सेम फॉर्मूला, A² माइनस B² इक्वल्स टू A माइनस B A प्लस B, बस यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर स्क्वायर आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, I इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो m अपॉन 2, और ये R1² प्लस R2², या फिर हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 1/2 m R1² प्लस R2², ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तो इस टाइप से, इस टाइप के शेप का भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, बस आपको एक्सिस पता होनी चाहिए। एक्सिस हमने ये वाली एक्सिस ली जो सेंटर ऑफ मास से निकले और परपेंडिकुलर हो। अभी हम लोग किसका करें, देखो शेप्स खूब सारे हैं, मैं सारे नहीं करवा सकती बिकॉज आपको ऐसे अंदर नहीं पूछेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट निकालो, एक एक का आपको तो सॉल्व नहीं करना है। तो ठीक है, जो इनिशियल कुछ है जहाँ से आपको पता पड़े कि एक्चुअल में क्या आपको अप्रोच लगानी है सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए मैं कुछ बेसिक वाले बता रही हूँ। अभी हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग किसका लें, हम लोग ले लेते हैं एक रेक्टेंगल का, लेंथ इज L, ब्रेड्थ इज B, और इसी के सेंटर से जाती हुई एक एक्सिस, सेंटर से जाती हुई एक एक्सिस और परपेंडिकुलर ये वाली, इसके अक्रॉस हमें, इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमने ऐसे बना दी, और ये क्या है, ये इससे जा रही है और परपेंडिकुलर ऐसे है, ये मैं बना ऐसे रही हूँ क्योंकि मैं बना नहीं सकती, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
और ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, 2D है, मतलब बीच में मास है इसका। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक वायर लिया है, एक वायर नहीं, एक लूप नहीं लिया, एक हुप नहीं लिया मैंने क्या लिया है, एक डिस्क, मतलब डिस्क नहीं, एक प्लेट लिया। हाँ, मैं प्लेट बोल सकती हूँ, एक रेक्टेंगल प्लेट, रेक्टेंगल प्लेट है ये, ठीक है। तो बीच में इसके मास है, ऐसा नहीं कि बीच में मास नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं, देखो अप्रोच कैसे लगानी है वो बता रही हूँ। डिस्क की बात करेंगे तो रिंग ले लेना है। जब इस टाइप का शेप आए ना तो आप एक रॉड ले लो, और रॉड का हम लोग निकाल चुके हैं ना, ये हमने ले ली कि एक रॉड ले ली, और लेंथ इसकी, ये वाली लेंथ तो बी रहने वाली, ये जो थिकनेस है ना इसको हम लोग ले लेते हैं dx, लेट्स से दिस इज dx। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू dm, और यहाँ पे हम लोग x dx की टर्म में लिख रहे हैं ना, तो आप इसको लिख दो x स्क्वायर। अब मैंने x स्क्वायर क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब हमें निकालना है इसके लिए dm, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन एरिया, एरिया कितना होगा LB, यही होगा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया LB होता है। अब अगर मुझे एरिया निकालना है इस छोटी सी प्लेट का एरिया DA, तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, B आ रही है, थिकनेस कितनी आ रही है dx, तो ये हो जाएगा BDX। तो अगर मैं dm मास की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा BDX, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लो, I इक्वल्स टू सिग्मा BDX मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगानी है। अब कहाँ से कहाँ, देखो ये जो रॉड है ना वो यहाँ से या तो इधर ऐसे जाएगी, हमने ऑरिजिन ले लिया, ये 0 ले लिया, तो ये माइनस का L/2, ये प्लस का L/2 हो जाएगा। तो ये या तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी या यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसकी लिमिट लगेगी माइनस का L/2 से प्लस का L/2। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सिग्मा B बार ले लो, इसका हो जाएगा x³ 3, अगेन I इक्वल्स टू सिग्मा B, ये हो जाएगा L³/24 प्लस L³/24। सिग्मा की वैल्यू रखो, कितना है m/LB मल्टीप्लाई बाय B, ये हो जाएगा L³/12, B से B कैंसिल, ये बच जाएगा ml²/12। जो हमारे प्लेन रॉड का आया था ना सेम वही होता है। तो इससे क्या प्रूव होती है चीज़ कि अगर हम लोग जो ले रहे हैं ना टर्म, जिसके जो अप्रोच हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर डिस्क के केस में रिंग की अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और प्लेट के केस में किसकी, रॉड की यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो रॉड होगी ना, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यही जाने वाली, इसकी जो ये डिस्टेंस है ना वो वेरी होने वाली, और कुछ भी वेरी होने वाला नहीं है। तो इसकी वैल्यू भी सेम रॉड की इक्वली आती है, कितनी आती है, ml²/12। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं, किसका करें, ले लेते हैं एक ट्राइंगल का ले लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल, लैमिना भी बोल सकते हैं इसको, ट्राइंगल वाली लैमिना, ठीक है। और हम लोग लेते हैं इस एक्सिस के लिए, ये जो एक्सिस है ना, लेट्स से दिस इज O, सॉरी OX के लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स ले लेते A B, और हम लोग लेते हैं कि इसकी हाइट हमें गिवन है विच इज हाइट h। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, दिस इज लिटिल ट्रिकी, इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लिटिल ट्रिकी है ये। तो कैसे होगा, हम लोग इसको हाँ चलो हम लोग इसमें ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई छोटी सी क्या है, डिस्टेंस की रॉड है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करें इस एक्सिस की, और हमको जाना है ऊपर की डायरेक्शन में, जो हमारी लिमिट लगी ना दैट इज क्लियर की 0 से लगाकर h तक, 0 से h तक लगी, बिकॉज इस डायरेक्शन के अंदर वेरी हो रही है इसकी लेंथ, यहाँ पे ज़्यादा कम 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 ज़्यादा कम कम, ये वेरी हो रही है, एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या हो जाएगा, सेम I इक्वल्स टू dm। अब यहाँ पे y² लेंगे, बिकॉज हमारी जो डिस्टेंस वेरी हो रही है वो कौन सी है, y²। लिमिट लगानी है हमें 0 से h, लेकिन अगेन हमें नहीं पता dm की वैल्यू, सेम हम लोग लगा देते हैं, 2D वाला ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया, एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ BH, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2m/BH। अगर हमें छोटे एरिया का निकालना है DA, तो क्या होता है, सिग्मा और इसकी, ओके यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम।
हमें नहीं पता इसकी लेंथ, हमें नॉर्मली पता होता था ना कि 2πr dr है क्या है, तो हमें इसकी लेंथ नहीं पता, ये हो गया dy, ठीक है ना। अब हमें इसकी लेंथ नहीं पता तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये dy लेंथ, ये रॉड है लेकिन इसकी रॉड की लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ चेंज हो रही है, वेरिएबल है लेंथ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स यूज़ करनी पड़ेगी और आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये चीज़ अगर आपको कोई एग्जाम में आता है ना प्रूव करने का, CBSE के एग्जाम में आ सकता है, नीट में तो कोई आने वाला नहीं है, तो आपको कैसे करना है, ये हम लोग ले लेते हैं छोटा वाला, ठीक है, CD, हम लोग ये BCD ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इसकी और एक हम लोग बड़ा वाला ले रहे हैं जो क्या है ABOA ये वाला, ओके। ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्मॉल l। हमें ये जो लेंथ है ना गिवन है, दिस इज B, तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है B है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, इसकी जो ये हाइट है ना ये कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट अगर h है और ये डिस्टेंस y पे, तो ये h माइनस वाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग इसकी लेते हैं h माइनस वाई अपॉन एल इक्वल्स टू इसकी हाइट कितनी h अपॉन b। तो अब अगर इससे l निकालो तो l कितना आ जाएगा b अपॉन h माइनस वाई, यही आएगा b अपॉन h माइनस वाई। तो ये आ गई हमारे पास l की वैल्यू। तो आप यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा b बाई h माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय दिस dy, ये आ गया हमारे पास dm, ठीक है ना। dm क्या होता है, सिग्मा इंटू da होता है ना एरिया, और एरिया ये लेंथ इंटू इसकी थिकनेस, ये हमारा एरिया हो गया। तो अब आप लोग क्या करोगे, अब वैल्यूज पुट करो, हमारा फॉर्मूला ऊपर गिवन है, ये सारी चीज़ हम लोग हटा देते हैं। तो I इक्वल्स टू 0 से h, dm की जगह लिख दो सिग्मा b अपॉन h माइनस वाई dy मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, सिग्मा कॉमन, b कॉमन, h कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं कॉमन, तो h माइनस वाई स्क्वायर dy 0 से h, सॉल्व करो। I इक्वल्स टू सिग्मा b अपॉन h, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ रहा है h वाई स्क्वायर ना, तो h वाई क्यूब बाई 3 माइनस का वाई क्यूब यानी वाई 4/4। देखो इंटीग्रेशन करना तो आपको आना चाहिए, अब मैं इस स्टेज पे आके इंटीग्रेशन नहीं बता सकती, हम लोग बहुत पीछे छोड़ के आ गए इंटीग्रेशन को, तो पहले आप वो वीडियो चेक करना, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, पहले आप वो वीडियो देखो, ठीक है। तो I इक्वल्स टू सिग्मा b अपॉन h, और ये हो जाएगा, लिमिट लगा दूंगी ना, तो h 4/3 माइनस h 4/4, ओके। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। I इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा मास अपॉन एरिया यानी 2m अपॉन b, ये हमने b दे रखा है, और h 2m अपॉन बी एच, ये हमारे पास वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, 2m अपॉन बी एच मल्टीप्लाई बाई b बाई h हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ले लो LCM, 12 आ जाएगा, 4h4 माइनस 3h4 तो I इक्वल्स टू b से b कैंसिल हो गया, 2m अपॉन वॉट h स्क्वायर, और ये हो जाएगा h4 अपॉन 12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा mh स्क्वायर अपॉन 6, ये आ जाएगा हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस टाइप से आप एक ट्रायंगुलर शेप का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज हमारे जो मेन डिफिकल्टी थी वो थी यहाँ पे लेंथ लेंथ, उसमें हमको थोड़ा सी बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ी, और आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। देखो एकदम से क्या पता उधर दिमाग में आए ना आए, तो ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग किसका बात करें, अब हम लोग एक शेप और कर लेते हैं उसके बाद में, वरना ऐसे तो मैं सबके कराते रह जाऊंगी, फिर स्फेयर आएगा, हेमिस्फेयर आएगा, कोन आएगा, सॉलिड आएगा, हॉलो आएगा, फिर तो हमारे 10 चैप्टर इसी में निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग करते हैं सिलेंडर कर लेते हैं बिकॉज वो इजी है थोड़ा सा। सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर वी हैव टू, वन इज होलो एंड सेकेंड वन इज सॉलिड। सबसे पहले हम लोग होलो की बात करते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर है, और कौन सी एक्सिस लेनी है, सेंटर ऑफ मास से जाती हुई और इसके परपेंडिकुलर। ये देखो ये ऐसे है, इसका सेंटर ऑफ मास ये ऐसे जा रही है एक्सिस, समझ में आई मेरी। ये आपका सिलेंडर है इस टाइप से गोल शेप में, आप मान लो ऐसे, और ये बीच में से जा रही है सेंटर ऑफ मास से और एकदम इसके परपेंडिकुलर। देखो ये हो जाएगी इसकी एक्सिस। अब हमने मान लिया, अब इसका सारा का सारा मास बाउंड्री पे होगा, तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई मास m है, और इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं क्या,
अब ये डिस्टेंस सब में सेम रहने वाली है। अगर सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है ना, तो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, सब जगह आर ही रहने वाली है। और ये हम लोग केस क्या ले सकते हैं, ये हम लोग केस ले सकते हैं किसका, सर्कल का। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना सर्कुलर रिंग, रिंग जो पढ़ी थी ना, सेम वही केस है, रिंग वाला केस है, रेडियस आर है इसके कोने पे, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता था। तो इसके लिए भी सेम ही रहने वाला है। ये छोटी छोटी रिंग से मिलकर ही तो बना है, बस उसमें इसका मास जो होता था ना छोटी सी रिंग का एम है, इसमें हमको क्या दे रखा है, टोटल। अगर आपको और अच्छे से समझना, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो आई इक्वल्स टू डी एम, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बाहर ले लो, डी एम। टोटल मास हमें पता है कितना है, कैपिटल एम है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस टाइप से करना है। इसकी जगह अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, सॉलिड क्या, सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, सेम आप ले लो, ये हमारा सिलेंडर है और ये एक्सिस ऐसे जा रही है, और अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, एक डिस्क ले सकते हो। डिस्क की जो डिस्टेंस है वो सब में सेम रहने वाली है, और डिस्क के लिए हमने निकाला है, क्या हो जाएगा, सेम उसके लिए होगा आई इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर बाई टू, बिकॉज डिस्क के लिए क्या था, आर एम आर स्क्वायर बाई टू था। सेम आप यहाँ पे कर लो, 1/2 बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, डी एम यानी टोटल मास हमको गिवन है एम, तो आई इक्वल्स टू व्हाट, हाफ एम आर स्क्वायर। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर का था, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सॉलिड सिलेंडर का है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्फेरिकल में जो होलो वगैरह रहते हैं उनकी बात करते हैं कि कितना होगा। अब हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करने पड़ने वाले हैं, बिकॉज अब वो 3D में आ गया, उसमें कैलकुलेशन और बढ़ी, और मैं सही बताऊँ डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ मैं मानती हूँ आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, कौन सी अप्रोच लगानी है, क्या मेथड यूज़ करना है, दैट यू शुड नो, बट ऐसा नहीं कि यू मस्ट नो। ठीक है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन आएगा, बिकॉज एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछते, सिंपल सी बात है, आपको कोई डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आपको सिर्फ उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्फेयर की। तो स्फेयर की बात करते हैं, इसके अंदर दो केस है हमारे पास, सबसे पहले होलो और दूसरा क्या, सॉलिड। बात करें तो देखो, अब ये मैं सारे न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन नहीं करवाने वाली, आपको एक सरफेस लेना है। ठीक है, अब अगर होलो की बात करें तो सारा का सारा मास क्या एग्जिस्ट करता है, यही एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कोई मास m ले लो, फिर आप डिस्टेंस ले लो। इसके अंदर जो थ्योरम्स लगेगी कुछ ये होता है कि आई एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी टाइप से आई वाई के लिए निकालेंगे, आप देख सकते हो डेरिवेशन अगर कहीं मिले तो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं मैं कह रही हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी टाइप से आप आई जेड के लिए निकालोगे तो आ जाएगा डी एम मास ले लो इसको, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से फिर तीनों का सम करोगे इक्वल आएगा। तो इसका जो होलो है ना, इसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या, 2/3 mr स्क्वायर। r इज व्हाट, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, m इज द टोटल मास ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 2/5 mr स्क्वायर। इसमें 2/3 है, 2/f है। इसको यूज़ करके हम लोग सॉलिड का इजीली निकाल सकते हो। आप mr स्क्वायर की जगह 2/3 mr स्क्वायर dm कर दो, फिर dm की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमने एक वॉल्यूम मास डेंसिटी पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। फिर इससे आप dm निकाल सकते हो, उस टाइप से आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा किसका, सॉलिड और होलो स्फीयर का। अब हम लोग बात करते हैं कोन की। अगर मैं कोन की बात करूँ तो कोन में भी हमारे पास दो केस है। पहला है होलो, ठीक है, तो ये कोन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो होलो कोन के लिए जो होता है ना, होलो कोन के लिए mi होता है, कितना होता है mr²/2। ये जितने भी मैं जनरल केसेस बता रही हूँ ना, वो कौन से होते हैं, वो उस एक्सिस के लिए होती है जो सेंटर ऑफ मास से निकलती है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ सॉलिड कोन के लिए, तो सॉलिड कोन के लिए क्या हो जाएगा, mi होता है इसका 3/10 mr²। आप इनको डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो। जितना मेरा नॉलेज है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन कहीं नहीं पूछने वाले हैं। काफ़ी जगह करवाया हुआ होता है, मे बी बुक्स में तो इतना है नहीं सबका का सबका, लेकिन अगर होता भी है तो वो जो आपकी जो फाउंडेशन क्लासेस है ना, अगर आप सिर्फ CBSE बोर्ड के पर्पस से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन और व्हाट। आपको मेथड पता होना चाहिए और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए।
तो ये हो गया हमारे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ बेसिक जो शेप्स होते हैं, जो मुझे जितना याद है उतने मैंने सारे करवा दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है, तो उन थ्योरम्स की बात करते हैं। पहली थ्योरम हमारी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर होता है कि कोई एक मास है, उसके अंदर 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। पहली कंडीशन आती है कि तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों की तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई एक्स, दिस इज आई वाई, सॉरी वाई आई का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कोई जेड एक्सिस ऐसे निकल रही है, उन तीनों के परपेंडिकुलर है, ये हो गई जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। एंड द कंडीशन इज कि 3 एक्सिस, जो तीनों की तीनों एक्सिस है ना, ऑल द 3 एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ज़्यादा मैं एक्यूरेट बोलूँ तो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा, ये वाला जो कंडीशन है ना, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज। 2 डायमेंशनल जो बॉडीज है ना, फॉर एग्जांपल डिस्क हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है, इनके लिए ये वैलिड है। 3D बॉडीज के लिए वैलिड नहीं है, एनी कोन या फिर स्फीयर, इनके लिए क्यूब ले लो, इनके लिए वैलिड नहीं है। तो देयर आर 2 कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस। द फर्स्ट वन इज all the 3 axes must be perpendicular to each other. The second one is this theorem is only applicable for the 2-dimensional bodies. It is not applicable for 3-dimensional bodies like cube and what sphere, cone. इनके लिए applicable नहीं है, सिर्फ 2D bodies के लिए applicable है। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम होती है। अगर मैं दूसरी थ्योरम की बात करूँ, दूसरी थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी थ्योरम क्या बोलती है? दूसरी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, उसका ये सेंटर ऑफ मास है। वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास इजीली नाउ। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो अब हम सेंटर ऑफ मास तो निकाल ही सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से जाती हुई और इस बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस हमें मिल जाएगी। अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास पता है ना, तो इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो, इधर हो, कहीं पे भी हो, उसके लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकती हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारी जो दूसरी एक्सिस है ना, वो ये है, ठीक है। हमें बस ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, और इसको मैं बोल देती हूँ ओ डैश। ये हमारी ओरिजिनल एक्सिस है, नहीं सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, और ये कोई दूसरी एक्सिस है एक्स डैश। तो ये क्या हो जाएगा? आई एक्स डैश इक्वल्स टू आई सी एम। सी एम का मतलब सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमें पता है। काफ़ी बॉडीज़ के लिए हमने पता भी कर दिया है। प्लस मास ऑफ द बॉडी का जो भी मास हो, मास ऑफ द बॉडी एंड दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी md²। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि अगर हमें किसी भी बॉडी के लिए उसकी सेंटर ऑफ मास से जाती हुई उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, तो उस एक्सिस के पैरेलल में किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं क्या निकाल सकती हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक कंडीशन है, दिस मस्ट बी पास थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ मास। ये जो एक्सिस है ना, ये हमेशा ही सेंटर ऑफ मास से जाती हुई होनी चाहिए, तभी हम लोग ये लॉ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई बॉडी गिवन है, ठीक है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, और आपने लगा दिया। नहीं, वन मस्ट बी पास थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ मास। और दूसरी कहीं पे भी हो सकती है, बस हमें वो डिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखो, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने पढ़ा था रिंग का सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास से निकलती हुई एक्सिस के लिए ये कितना था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू mr²। ये हमने पढ़ा था। अब मैं ले लेती हूँ कि मुझे निकालना है किसके लिए? ये यहाँ से इसके टेंजेंट, ये रिंग है, ठीक है,
लेट्स इमेजिन, नहीं है रिंग लेकिन ये इमेजिन रिंग है, और इसके जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस जा रही है उसके लिए मुझे क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब इसके टेंजेंट यानी ऐसे हमें क्या निकालना, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है ना, रेडियस के बराबर होगी r। अगर मैं इसको ले लेती हूँ x डैश एंड दिस इज o डैश वी नो, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, i o डैश प्लस का मास सेम रहने वाला दिस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा mr का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये हमें पता है कितना होता है mr स्क्वायर प्लस का mr स्क्वायर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2mr स्क्वायर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप से आप ये निकाल सकते हो। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसे आपको इस थ्योरम को अप्लाई करना है। अभी हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं छोटा सा। अगर मुझे पूछा है कि ये मेरे पास क्या है, रिंग है, क्वेश्चन आया हो भी है, रिंग है, इसके सेंटर से इसके सरकमफेरेंस से r/2 डिस्टेंस पे एक एक्सिस जा रही है, r/4 ले लेते हैं इसको, r/4 डिस्टेंस, दिस इज r/4 डिस्टेंस एक एक्सिस जा रही है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कंडीशन चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें इस एक्सिस, लेट्स से दिस इज AB, इस AB के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB। तो ये क्या होगा, पॉज करके खुद ट्राई करना, एकदम इजी है, ठीक है, समझना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की ट्राई करें कि कैसे हमें अप्लाई करनी है थ्योरम। तो अब देखो आपको कैसे करना है, हमें इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, ये होता है I सेंटर ऑफ मास, ये रिंग लिया है हमने तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर, दिस वैल्यू वी नो। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, और हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस के पैरेलल कोई थ्योरम है तो हम लोग पैरेलल कोई एक्सिस है तो उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं, बस हमें ये डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूजन यही होता है, आप लोग क्या करते हो r/4 का स्क्वायर कर देते हो, नहीं, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है r, तो ये कितनी हो जाएगी r माइनस r/4 विच इज़ 3r/4। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के लिए mr स्क्वायर प्लस का mr का स्क्वायर यानी 3r/4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस का 9r स्क्वायर बाई 16, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस 9/16 mr स्क्वायर। आप इसको आगे और सॉल्व करोगे ना, 16 प्लस 9 25 mr स्क्वायर बाई 16, ये आएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए। अब काफ़ी क्वेश्चन में ये भी पूछा होगा कि अगर हमारे पास हाफ रिंग है, ठीक है, पूरी रिंग नहीं हाफ रिंग है, मास दे रखा है m, रेडियस दे रखी है n, अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, वही सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप जनरली किसी के भी दिमाग में यही आएगा, आपके क्या मेरे भी दिमाग में, शायद मेरे क्लासेस उस टाइम 11-12 में तो यही आता होगा कि टोटल पूरी रिंग का कितना है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, हाफ ले ली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो गया, ये हो गया हाफ mr स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। हमें जब पूरी रिंग दे रखी थी ना तो पूरी रिंग का मास दे रखा था m, ठीक है ना, रेडियस में कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, मास आधा हुआ है, लेकिन इस आधे का ही तो हमें मास गिवन है m, ठीक है। अगर पूरी रिंग होती ना तो मास कितना होता है 2m होता ना, अब कितना है मास m है, हमें इधर पूरी रिंग का मास गिवन था, इधर हाफ का ही क्या दे रखा है m, तो इसका मतलब I क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला mr स्क्वायर। अगर ये m/2 गिवन होता ना तो हाफ mr स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये मास हाफ का ही हमें गिवन है विच इज़ m, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब इसके ऊपर हम लोग काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अभी तक के लिए काफ़ी हो जाएगा आई थिंक। इसके बाद में आप खुद से ट्राई करना कुछ न्यूमेरिकल्स की, और उसके बाद में जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूँ। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हम लोग टॉपिक में जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।